नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। मैंने आप लोगों से फेसबुक पर एक सवाल पूछा था अपने फैन पेज पर कि भाई आप लोग बताइए, और लगातार आपकी प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ रहा था कि ये क्यों जंग हो रही है केजरीवाल साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच। सबसे पहले आप सिर्फ इत्मीनान से ये देखिए कि आज क्या क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो रोज इस कार्यक्रम में रहते हैं, उनके माध्यम से अलग अलग पक्षों को सुनिएगा और हम सरल कर कर समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अफसरों की नियुक्ति को लेकर क्यों इस तरह की जंग हो रही है। पहले ये स्टोरी देखिए। दिल्ली में विराट बहुमत के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग लोकतंत्र के जज्बे के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत केयरफुली सुना इस बात को और उनकी बातों से लगा कि वो कंसर्न है काफी चीजों को लेके। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के संवैधानिक संकट के लिए आप सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है ये। अमृतसर में बुरी तरीके से हारे हुए अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाने का जो एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका खमियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। तो दिल्ली के बारे में सोचने की चिंता उनको नहीं होनी चाहिए। इस बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपने सभी आला अफसरों की बैठक बुलाई है, जिसमें अफसरों के मन में कानून को लेकर जो दुविधा है उसको दूर किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल भी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं और अब बुधवार को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति से मिलेंगे। इन मुलाकातों से इस बात का अंदाजा जरूर हो जाता है कि दिल्ली के अंदर जो संकट है वो कितना गहरा हो चुका है। लेकिन साथ ही इन मुलाकातों से ये उम्मीद भी बनती है कि कोई एक ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकलेगा जिससे कि इस संकट को टाला जा सके, क्योंकि अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो फिर कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो शरद की रिपोर्ट ये कह रही कि समस्या ज्यादा गहरा रही है। अब गहराने से समस्या से क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बात पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को देख लिया जाए, समझ लिया जाए। एक बात कि आम आदमी पार्टी और नजीब जंग साहब की सियासी जंग कोई नई बात नहीं है। वो बात अलग है कि आम आदमी पार्टी को समय के जंग लड़ने वाले कई सिपह सालार जो है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे, अब उन्हीं की पार्टी से रफा दफा कर चुके गए हैं, लेकिन ये जंग नई नहीं है। आज इसका मसौदा और मतलब बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अफसरशाही को लेकर चल रही है। मेरे साथ जो लोग यहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले सुधीर कृष्ण साहब, फॉर्मर अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली सरकार के। एचएस फुल्का साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। रमाकांत यादव जी हैं जो कि एक सीनियर और वरिष्ठ वकील हैं। प्रभात झा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दिल्ली के वो चुनाव जो बीजेपी बुरी तरह से हारी उसके इंचार्ज भी रह चुके हैं। तो खैर दिल्ली को ये समझते हैं। सुधीर कृष्ण जी, आपसे, और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं भाई, आप लोगों को हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा तकनीकी मामलों में और तकनीकी जबान में इसको उलझा दिया जाता है। एक वरिष्ठ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से सबसे पहले पूछते हैं, ये झगड़ा या ये मसला क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? मतलब ये होने की वजह तो जैसे हम लगता है कि ये आपस की पर्सनैलिटी क्लैशेस भी हो सकती हैं। हाँ। या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं। हाँ। और मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पर क्या? मैं आज अखबार के बहुत सारे आकलन पढ़ रहा था इस विषय पर। तो मैं ये कहूँगा कि इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। हाँ। और वो ये है कि हमने जब इंडिपेंडेंस हमें मिली
जी। तो हमने लीगेसी छोड़ी नहीं पूरी तरह से। हमने शासन तंत्र को जो अंग्रेजों से हमें मिला, हाँ। उसको हमने करीब करीब वैसे ही चालू कर दिया और धीरे धीरे तब्दीलियां करते आए। जैसे मान लीजिए 1919 एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसमें डायरकी थी, यानी कि डिवीजन ऑफ फंक्शंस थे कि पार्टली इलेक्टेड बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड पार्टली दे विल हैव नथिंग टू से, गवर्नर विल डू समथिंग। 1935 एक्ट में भी कुछ उसको उसी तरह से किया। तो अभी ये सिचुएशन हम उसको कैरी कर रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ हद तक उसके पावर हैं, कुछ हद तक नहीं है। ये क्लैरिटी दिल्ली में बच गई है, वो बाकी जगह क्लियर हो गया है। तो ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन और इस प्रॉब्लम को लेके हमने 1947 से अब तक गुजार दिए। तो ये मामला कभी न कभी तो इस हद तक आना ही था, आज नहीं तो कल आना था। ये तो एक बात हो गई है। लेकिन ये दुख की बात है कि ये ऐसा हुआ। दुख इसलिए कि सफरर जो है जनता है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सफरर हैं। कि ब्यूरोक्रेट जो है उनका बहुत बड़ा महत्व है, उनका शासन तंत्र में उनको रोज का काम करना है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे सेक्रेटरी है, या फिर वो कमिश्नर है। वो सारा काम सरकार का उनको करना है। अगर वही उनको डर लग गया कि हम कुछ करेंगे तो कोई कहेगा कि तुमने इसकी बात क्यों सुनी, तुमने उसकी बात क्यों सुनी, तो फिर ले दे के कुछ ना करे तो बेहतर यही होगा। पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट। मैं यही बुनियादी बात जिसमें कहा ना कि जब अखबार में मैंने आकलन पढ़े तो मुझे एक ही तस्वीर आई कि भाई इस तरह से फिर सरकार कैसे चलेगी। अगर वो इसी भय में जिएंगे कि केजरीवाल जी को हम जवाब दें या केंद्र सरकार को हम जवाब दें, किसकी क्या आधारभूत ताकत है वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या है। रमाकांत यादव जी, आपसे भी वही प्रश्न, क्यों हो रही है समस्या? अब तो बहुत कानूनी दांव पेच इसमें आ चुका है। कोई आज की नई नहीं, ठीक है, हाँ ये बात भी सही है। समस्या 1991 से लगातार चली आ रही है। जब संविधान संशोधक विधेयक लाया गया, 69वां संविधान संशोधक विधेयक था ये, तब से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात तो कह दी गई, परंतु न तो प्रशासन के अधिकार दिए गए, न जमीन के विकास के अधिकार दिए गए, और प्रशासनिक कार्यों में भी प्रशासक यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर ज्यादा दे दी गई। तो जो चुनावी रूप से जो चुनाव लड़के आया है, जनता का प्रतिनिधि है, वो अपने आप को जाके वहां असहाय महसूस करता है कि मैं इन क्षेत्रों में करूं क्या। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्तित्व जो कि इतने बहुमत से आता है और उनको वहां जाके पता चलता है कि मेरे पास इन चीजों को कंट्रोल करने की पावर्स ही नहीं, तो जब वो पावर्स ही नहीं महसूस करता तो फिर ये लड़ाई स्वयं पैदा हो जाती है। पर अरविंद केजरीवाल को भी एक बैलेंस्ड एटीट्यूड लेके समझना पड़ेगा कि कोई नई बात नहीं है। इसको कायदे से, कानून से अगर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने दिल्ली के 70 में से 67 सीटें हासिल करके, पहली बात उन्होंने औपचारिक तौर पर बताई गई कि साहब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कही। ये ऑफिशियल पोजीशन मैं उनकी बता रहा हूं, लेकिन साथ में ये बात भी सच है कि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुछ दिन, उनको भली भांति ये पता होगा कि उनके दायरे में कितनी और क्या ताकत है। ठीक है, नजीब जंग साहब से कि दिल्ली में चुनाव हो, इस बात को लेकर सियासी लड़ाई उनकी पहले से रही है। ठीक है, मैं उसको यहां पर जोड़ नहीं ना हूं, सिर्फ पृष्ठभूमि बता रहा हूं, सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूं। वो इस बात से अवगत थे। तो इसीलिए मेरा प्रश्न ये है कि फिर ये सिचुएशन यहां तक क्यों आई। मैं भी कुछ देर में एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो इस बात को सूत्रों के हवाले से कहने की कोशिश करिए कि अफसर छोड़कर बाहर आना चाहते हैं दिल्ली सरकार से। ठीक बात। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर देखा जाए तो चुनाव मुद्दों पर लड़ा, और उन मुद्दों में से आधे मुद्दों की ताकत उनके पास थी नहीं। आज जब उन्हें यह बात दिख रही है कि वो उन मुद्दों को पूरा नहीं कर सकते, उन वायदों को पूरा नहीं कर सकते, तो वो जाके इस जंग के तहत अपने आप को अपना दोनों लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है, सुधीर कृष्ण जी ने और रमाकांत यादव जी ने। पुलकर साहब, आपका बचाव हम सुनना चाहेंगे। इन्होंने ये बात रखी कि समस्या पुरानी है, आपको संतुलन से चलना चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब को। इन्होंने भी कहा कि ये समस्या पुरानी है तो आपको तो पता होना चाहिए था कि आपके दायरे में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। लोगों में धारणा ये जा रही है कि देखिए केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, बड़ी मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं और अपने अफसरों से लड़ रहे हैं। देखिए, बात ये है, ये बड़ी अच्छी तरह मालूम है दिल्ली सरकार को और केजरीवाल जी को कि संविधान के तहत उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है। अब जब दिल्ली सरकार शुरू हुई तब ये चीफ सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट का इशू आया,
तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने एक अफसर को मांगा, तो जो सेंट्रल सरकार ने कहा कि आप नहीं किसी और को चुनिए, तो इन्होंने दूसरा मांग लिया, तो वो उस अफसर को अपॉइंट कर दिया गया। अब बात क्या है कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो रूल 6 जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है उसके तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि जो कैबिनेट है दिल्ली की, उसका सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी है। तो जो फैसले कैबिनेट ने लेने हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू लागू होने हैं। अब कुछ फैसले कैबिनेट ने ऐसे लिए जो कि किसी क्वार्टर को मंजूर नहीं थे, किसी एक, उनको जो फैसले अच्छे नहीं लगे। जैसे आपको एक फैसला बताता हूं, एसीबी की पावर, एंटी करप्शन ब्यूरो, जो जिसका काम है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, उसकी पावर को लेके बहुत बड़ा ये एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ। जो दिल्ली सरकार का व्यू है कि एसीबी की पावर है केस रजिस्टर करने की, इन्वेस्टिगेट करने की। जब उन्होंने एक हवलदार को, पहले तो ये केस तो शुरू तो हुआ जब उन्होंने रिलायंस के ऊपर रजिस्टर की थी एफआईआर, उसके बाद ये जो जब बीच में ये एलजी राज था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि इनको पावर नहीं है। जब केजरीवाल सरकार फिर आई तो कैबिनेट ने फैसला किया कि एसीबी को पावर है और वो फैसला लागू किया गया। ये जब उसके बाद ये जो पुलिस वाला हुआ, एक हवलदार को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया किडनैपिंग का। जब वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा एसीबी को इख्तियार है, एसीबी को उसकी कस्टडी दे दी। जब ये बातें थी तो किसी ना किसी क्वार्टर में ये सोचा गया कि कैबिनेट के फैसले को चीफ सेक्रेटरी के जगह पे रोक लो। तो चीफ सेक्रेटरी आप ऐसा अपॉइंट करो। ये कौन सा क्वार्टर है? कौन सा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, क्योंकि प्रभात झा जी मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि अब ये हाँ। अगर वो चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का अपॉइंट करते हैं, कैबिनेट फैसला लेगी, चीफ सेक्रेटरी इसके ऊपर बैठ जाएगा, मैं इसको लागू नहीं करता, मैं तो पहले एलजी की परमिशन लूंगा, मैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखूंगा, मैं इसको लागू नहीं करता। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये राइज करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये जो देखो, संविधान के मुताबिक संविधान को दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट ओम प्रकाश पावा ने यही अब जो धारा 239 ए है इसको इंटरप्रेट किया और बड़ा क्लियरली उन्होंने ये बात कही है कि दो कैटेगरी को छोड़ के, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट जिसमें पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, लैंड आती है, उसमें एलजी की फाइनल अथॉरिटी है। दूसरा, जो कोई कानून कहता है कि एलजी खुद फैसला करेंगे, ये दो कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट में जो आर्टिकल 239 ए और 163 जो कि स्टेट गवर्नर को पावर है वो सेम है। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन है कि अगर किसी फैसले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सहमत नहीं होते तो वो अपने आप नहीं उसको रद्द कर सकते, वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे। ठीक है, ठीक वो प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट जैसे मैंने कहा, इसलिए मैंने सुधीर अपने आप रद्द कर दिया ताकि सरल होता रहे, अपने आप रद्द कर दिया। ये पेचीदगियों में नहीं फंसे बहस। मैंने आपका पॉइंट बहुत इत्मीनान से सुना। प्रभात झा जी के पास नहीं जा पा रहा हूं। हाँ, रमाकांत जी आप कुछ कहना देखिए, धारा 44 में दिल्ली का प्रशासक जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही मुख्य शासक है। हाँ। और वो चीफ मिनिस्टर की पावर्स को ओवररूल कर सकता है इन सर्टेन सब्जेक्ट। बहुत क्लियर कानून है। हाँ। बेशक धारा 239 AA में भी ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पुराना कानून है जो 239 से पहले से मौजूद है तो वो प्रिवेल करेगा। तो अगर वो प्रोविजन है और पहले से भी था तो आज इसमें नई समस्या कैसे आ गई? और एक नया चीफ सेक्रेटरी आया है या दूसरा नया चीफ सेक्रेटरी आ जाएगा, एक ब्यूरोक्रेट का चेहरा ही बदलेगा ना, कानून तो नहीं बदल जाएगा। अब हर चीफ सेक्रेटरी के साथ इन्हें समस्या आ रही है, हर किसी ब्यूरोक्रेट के साथ आ रही है, पुलिस के साथ आ रही है।